जिसमें पहला पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। अब भाषा क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा वह होती है जिस साधन से हम अपने विचारों को, भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह कहलाती है हमारी भाषा। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप हैं। पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ये होती है हमारी पहली। दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरी होती है हमारी सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा का क्या है नाम? सांकेतिक भाषा। अब हम जानेंगे मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जैसे हंसना, रोना, बोलना, गाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दूसरी आती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे हम दूसरों को पत्र लिखते हैं तो वह हम लिखकर अपने भाव बताते हैं। घर में जैसे शादी है, घर में जैसे कोई दुर्घटना हो गई है या कुछ अच्छा अवसर है, कोई दुखद अवसर है, ये हम लिखकर दूसरों को संदेश पहुंचाते हैं। ये खैर अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जो पत्र की परंपरा है वो चल रही है और पत्र के द्वारा हम दूसरों को जो भाव प्रकट करते हैं, जो बातें बताते हैं, वह लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। अब तीसरी भाषा है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? तो सांकेतिक भाषा वह है जिसमें हम अपने भाव को इशारों द्वारा प्रकट करते हैं, वह कहलाती है हमारी सांकेतिक भाषा। जैसे हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, वो बोलकर किसी को नहीं चुप नहीं मतलब वो रोकते नहीं हैं, वो इशारों द्वारा स्टॉप ऐसे करते हैं। तो या कोई भी सिग्नल देते हैं वो हम संकेतों द्वारा देते हैं, तो वो आता है हमारी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह है जिसमें हम लिखते समय अशुद्धियां ना हो, किसी भी भाषा को लिखते समय अशुद्धियां ना हो, उसके लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अब व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला होता है हमारा वर्ण। पहला है वर्ण। उसके बाद में दूसरा आता है हमारा शब्द। दूसरा अंग होता है शब्द। तीसरा अंग है वाक्य। व्याकरण के 3 अंग हैं जिसमें पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। अब हम जानेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण वह होते हैं जिसके अंदर हम हिंदी की वर्णमाला को लेते हैं। इसमें वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या कहलाते हैं? और भी आ से लेकर आहा तक या आ से लेकर ज्ञा तक हमारी हिंदी की वर्णमाला है, जिसमें 52 यानी 52 वर्ण हैं और उसके अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं। तो ये कहलाता है हमारा वर्ण। अब इसके बाद में आता है हमारे शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक वर्ण लिया का, दूसरा वर्ण लिया मा, और हमने तीसरा वर्ण लिया ला। ये हमने तीन अलग अलग वर्ण लिए। अब हम इनको जोड़कर लिख देंगे। अब हम इनको जोड़कर लिख देंगे तो ये क्या बन गया? कमल। क्या बन गया? कमल। तो ये क्या हो गया? हमारे दो या दो से अधिक वर्ण मिले तो यहाँ पर ये क्या बना है? हमारा शब्द। क्या बन गया है? ये हमारा शब्द। अब आता है हमारे वाक्य। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य होते क्या हैं। वाक्य वे हैं, वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं, वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं, वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे हमने इसका एक उदाहरण लिया, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। हमने ये एक वाक्य ले लिया। अब इसका अर्थ निकल रहा है तो ये कहलाएगा हमारा वाक्य। तो हमने देखा अभी भाषा के प्रकार देखे, भाषा के रूप देखे, भाषा की डेफिनेशन देखी। अब हमने देखा व्याकरण के अंग देखे, इनकी डेफिनेशन देखी। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि हमारी हिंदी भाषा क्या है। तो हमारी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको राष्ट्रभाषा के रूप में, इसको राष्ट्रभाषा का संबोधन कब मिला? सन 14 सितंबर सन 1949 को हमारी हिंदी को क्या बताया गया? राजभाषा बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राज्यभाषा भी है। फिर इसके जब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं तो ये हमारे हिंदी के कुछ हिंदी भाषा के कुछ रूप हैं, ये अंग हैं। अब हम जानेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि वह होती है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी हिंदी को अलग अलग वर्णों में लिखा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर उसके बाद में जब हम लिखने के प्रकार, जो हमारा लिखने का प्रकार होता है, जैसे लिपियाँ कई तरह से होती हैं। हिंदी की देवनागरी है और इंग्लिश की, अंग्रेजी की रोमन है। ऐसे तो संस्कृत की भी देवनागरी है। संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा को लिया गया है। तो उस तरह से हम जानेंगे कि जो लिपियां हैं, जो लिखने का समूह, लिखने का जो तरीका है हमारा भाषा को, वह कहलाता है, वो लिपि के अंतर्गत आता है। हमने अभी तक जैसे देखा है कि ये सब क्या है? लिपि के अंतर्गत आते हैं। अब लिपि और ये तो हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली वह होती है, बोली जब हम ये क्षेत्र में सीमित होती है। जैसे हमारे नरसिंहपुर में या हमारे गाडरवारा में, या ये मतलब जो बुंदेलखंड है, यहाँ एक ये क्षेत्र है, कहते हैं कि निमानी क्षेत्र है, ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है, ये बघेली क्षेत्र है। ये सब जो होते हैं, इन क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। तो ये बोलियाँ जो हैं वो हमारे क्षेत्र में सीमित रहती है, और भाषाएं ये दूसरे देशों तक जाती हैं, दूसरे प्रांतों तक जाती हैं। अब हम जानेंगे कि बोली में और भाषा में क्या अंतर है। बोलियाँ किसी एक ही भाषा की होती हैं, बोलियाँ किसी एक ही भाषा की होती हैं, और भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में बोली जाती हैं। और उसके बाद है हमारा बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है और भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में बोली जाती हैं। ये होती है हमारी बोली और भाषाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाक्य, हमने भी व्याकरण में पढ़ा था, इसके 3 रूप पढ़े थे। हमने वर्ण पढ़ा था, हमने शब्द पढ़ा था, हमने वाक्य पढ़े थे। अब वाक्य हम देखते हैं, वाक्य होते हैं 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा गद्य
और दूसरा होता है हमारा पद्य। पहले हम देखते हैं कि गद्य। गद्य हमारी हिंदी भाषा की जो कहानियाँ होती हैं, जिनको बड़े बड़े कहानीकार लिखते हैं, ये हमारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी की जो कविताएं होती हैं, जो पंक्तियां होती हैं जिनको कवि लिखते हैं, वो कहलाती हैं हमारे पद्य कहलाते हैं। तो ये होते हैं हमारे गद्य और पद्य, ये हमारे वाक्य के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ व्याकरण में, जैसे हमने वर्ण देख लिए। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 यानी 52 हमारे वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण हैं, यानी 26 अल्फाबेट होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे ये हमारे वर्ण हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदी की जो वर्णमाला है, इसमें वर्णमाला तो ठीक है 52 अक्षर की हो गई, लेकिन इसमें होते हैं स्वर और व्यंजन। अब हमारे स्वर होते हैं हमारे 11 स्वरों की संख्या 11 बताई गई है और व्यंजनों की संख्या बताई गई है 33 यानी 33। ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो हमारे 11 स्वरों में आ से लेकर कहाँ तक? औ तक, ये हमारे स्वरों की संख्या है। आ से लेकर औ तक हमारे स्वर आते हैं। और उसके बाद में बाकी के हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और उसके बाद में कुछ संयुक्त व्यंजनों की संख्या में भी 33। अब हम गिनते हैं कि जैसे हमारे स्वरों की संख्या, स्वर बता दिए हमारे 11 और व्यंजन बता दिए हमारे 33। अब इनकी दोनों की संख्या तो 44 हुई, यानी 44 हुई। अब इसमें 52 कहाँ से आए? तो इसमें आते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन, कुछ अतिरिक्त व्यंजन, ये सब आते हैं हमारे। तो ये हमारी हिंदी की वर्णमाला की कुछ जानकारी थी। हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी थी। धन्यवाद।